अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि आज फ्राइडे है। फ्राइडे के हवाले से मैं एक आपको छोटी सी बात बताती चलूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल बड़ी ईद करीब करीब है। 10 ज़िलहज को हम ईद उल अज़हा मनाएंगे। तो आप सब बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि तीसरे कलमे का विर्द सबसे ज़्यादा किया करें, ठीक है। इससे आप लोगों को बड़ी कामयाबी और कामरानियाँ मिलेंगी और अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करेगा। तो उम्मीद है कि आज से आप लोग डेली कम से कम 100 टाइम तीसरा कलमा ज़रूर पढ़ा करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल है, मुसलमानों के अहद में बरसगीर में जो मुख्तलिफ तरीक़ा है तदरीस इस्तेमाल होते थे, इन पर नोट लिखें। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन इंतहा इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम है। प्रीवियस पेपर्स में ये अक्सर व बेशतर आ चुका है और आने वाले टाइम में भी मुझे लग रहा है ये आएगा। सो ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मुसलमानों के अहद में बरसगीर में जो मुख्तलिफ तरीक़ा है तदरीस इस्तेमाल होते थे, इन पर नोट लिखें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि तदरीस क्या होती है। फर्स्ट ईयर में भी हमने इसके बारे में देखा था कि तदरीस क्या होती है। तदरीस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचिंग, ठीक है। तदरीस को इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। जब तरीक़ा है तदरीस आ जाता है तो इसका मतलब होता है टीचिंग मेथड। आप लोगों को उर्दू की टर्म कम समझ आती है, इंग्लिश की ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ आती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब तरीक़ा है तदरीस की बात आए तो आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए, टीचिंग मेथड है। और तदरीस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टीचिंग, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तदरीस से क्या है। तदरीस एक फ़न है। तदरीस के फ़न को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से तदरीस की जाती है ताकि इसमें तलबा की दिलचस्पी को बरकरार रखा जा सके। तालिब इल्म सीखने के लिए तैयार हो, ये उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वह तलबा में तहरीक और दिलचस्पी पैदा करे, इनके नफ्सियाती तकाज़ों का ख्याल रख कर तदरीस करे ताकि वह तालीम से एक बाअमल बाकरदार शहरी बनकर निकले, जो माशरे के लिए बोझ ना बने और ना खुद माशरे पर बोझ बन जाए। माशरती तामीर व तरक्की और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करे। इस सारे अमल में उस्ताद अहम है। उस्ताद के लिए लाजिम है कि वो मुनासिब और बेहतरीन तदरीसी हिकमत अमली अपनाए जो तालिब इल्म के लिए आगे चल कर बेहतरी का बायस बन सके। जिस तरह आज के दौर में तरीक़ा तदरीस की अहमियत वाज़िह है, इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद में मुस्लिम दौर में मुख्तलिफ दर्जों में तदरीस के मुख्तलिफ तरीक़े राज किए गए, मुख्तलिफ तरीक़े राज थे। इनमें से चंद अहम हैं। नंबर 1, इब्तदाई तरीक़ा या इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम में दर्जात में तरीक़ा तदरीस क्या था? नंबर 1, बरसगीर में मुसलमानों के अहद में बच्चों को इब्तदाई तालीम मकातब में दी जाती थी। हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, मकतब, मदारिस, ठीक है। तो मकतब की जमा है मकातब। बरसगीर में मुसलमानों के अहद में बच्चों को इब्तदाई तालीम मकातब में दी जाती थी। इसमें उम्र की हद क्या थी? 4 साल 4 माह 4 दिन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें इब्तदाई उम्र क्या थी? 4 साल 4 माह 4 दिन। इस उम्र को पहुंचने पर बच्चा उस्ताद के हवाले कर दिया जाता था ताकि तदरीसी अमल की इब्तदा हो सके। जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो वालिदैन अपने बच्चे को उस्ताद के हवाले कर देते थे कि अब वो अपनी इब्तदाई तालीम स्टार्ट कर सके। तालीम की इब्तदा कहाँ से की जाती थी? तालीम की इब्तदा बिस्मिल्लाह से होती थी। उस्ताद बच्चे के अजीज़ व अकारिब की मौजूदगी में बिस्मिल्लाह और सूरह अलग की इब्तदाई आयात, सूरह अलग की इब्तदाई आयात का आपको पता है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही गारे हिरा में नाज़िल हुई, उसके अल्फाज
यानी उसकी सूरह अलग की पहली 5 आयात जो हैं वो बच्चे को याद करवाई जाती थी। यानी पहले अजीज़ व कारब के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद सूरह अलग की 5 आयात और सूरह फातिहा बच्चे को पढ़ाता था। उस्ताद है वो इब्तदाई तालीम की कौन सी देता था, मजहबी तालीम देते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे दौर में आजकल जाते ही बच्चे को फॉर एप्पल, अलिफ, अनार, 1 2 3 ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जाते ही बच्चे को सबसे पहले मुसलमान के अहद का जो निज़ाम तालीम था वो बेहतरीन तालीम थी, बेहतरीन तरीका है तदरीस था। उसमें सबसे पहले क्या करते थे कि बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई जाती थी, फिर उसके बाद सूरह अलग की आयात पढ़ाई जाती थी और उसके बाद सूरह फातिहा, कुरान पाक की पहली सूरत है ना सूरह फातिहा, को पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह की रस्म के बाद बच्चे की बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता था। बच्चों को हरूफ तहजी और उनके मुख्तलिफ असूरतों की पहचान कराई जाती थी। कुरान करीम, मामूली पढ़ना लिखना और इब्तदाई हिसाब सिखाया जाता था। बच्चों को हरूफ मिलाकर पढ़ने की मशक करवाई जाती थी। हरूफ की पहचान के बाद लिखना सिखाया जाता था। अकबर के दौर में लिखाई और पढ़ाई एक साथ करवानी शुरू की गई थी। यानी शुरू में इब्तदाई तालीम में सिर्फ बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता था और फिर बाद में जब अकबर का दौर आया, अकबर के दौर में फिर दोनों बच्चों को दोनों चीज़ें ही करवाई जाती थी, लिखाई भी जाती और सिखाई भी जाती थी। ठीक है, मुसलसल मशक से बच्चा लिखने और पढ़ने के काबिल हो जाता था। ये तो था इसका इब्तदाई दौर। अब हम देखते हैं नंबर 2 पे सानवी और आला दर्जात में तदरीसी तरीके। ठीक है, बरसगीर में मुसलमानों के दौर हुकूमत में सानवी और आला दर्जों में दर्जा दर तदरीसी तरीके राइज थे। नंबर 1 तकरीरी तरीका, जिसे आजकल हम लेक्चर मेथड कहते हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि लेक्चर मेथड। ठीक है, दरसी किताब का तरीका, बहस मुबाहसे का तरीका, गहरे मुताले का तरीका, मॉनिटरिंग सिस्टम यानी मॉनिटरिंग का तरीका। तो टोटल ये कितने हैं? 5। नंबर 1 पे तकरीरी तरीका, नंबर 2 पे है दरसी किताब का तरीका, नंबर 3 पे है बहस मुबाहसे का तरीका, नंबर 4 पे गहरे मुताले का तरीका और नंबर 5 पे है मॉनिटरिंग सिस्टम यानी मॉनिटरिंग का तरीका। सबसे पहले हम ये देखते हैं तकरीरी तरीका, जिसे इंग्लिश में लेक्चर मेथड कहते हैं। आप इसमें इंग्लिश की भी इसकी टर्म साथ साथ देख लिया करें। हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मदारिस में सानवी और आला तालीम के हसूल के लिए यह कदीम तरीका राज था। आजकल हमारे दौर में भी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बीए और डिग्री की, बीए की और ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस के लिए ज़्यादातर टीचर्स जो लेक्चरर्स हैं वो लेक्चर मेथड को ही यूज़ करते हैं। और बरसगीर में भी जब सानवी और आला सानवी तालीम दी जाती थी तो उसमें भी सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो लेक्चर टीचिंग मेथड यूज़ होता था वो तकरीरी तरीका ही है। इस तरीक़ेकार में क्या होता है कि उस्ताद बोले चले जाता है और स्टूडेंट खामोशी के साथ उसको सुनते रहते हैं, और जब उस्ताद अपना लेक्चर दे चुका होता है तो उसके बाद वो स्टूडेंट से पूछता है कि उन्हें क्या समझ में नहीं आया, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देता है। ये इसमें ज़्यादातर रोल किसका होता है? इसमें ज़्यादातर रोल टीचर का होता है। इस तरीके तदरीस में उस्ताद तलबा के सामने तकरीरी तरीके से मौजू के मुतालिक मालूमात पेश करता है। उस्ताद क्लास में तलबा को लेक्चर देते थे और तलबा इसमें से अहम निकात को नोट कर लेते थे। उस्ताद तदरीस को कामयाब बनाने के लिए लेक्चर के आखिर में तलबा की इजाज़त देता था कि वह सवालात पूछ कर अपनी तसल्ली कर लें। उस्ताद तलबा को समझ ना आने की वाले मुश्किल निकात की तशरीह और तौसीह कर देता था ताकि तालिब इल्मों को इख्तिसाम में वक्त का सामना ना करना पड़े। खुद भी उस्ताद तलबा से सवालात करता ताकि पता चले कि तलबा ने किस हद तक दर्स को समझा है, यानी किस हद तक वो लेक्चर जो है वो समझ चुका है। नंबर 2 पे है गहरे मुताले का, नंबर 2 पे है दरसी किताब का तरीका। दरसी किताब का तरीका टेक्स्ट बुक मेथड
जैसे कि आपके पास मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एजुकेशन की बुक है, उसमें सफ़ा नंबर फलां निकाले, आज हमने फ़लाँ टॉपिक रीडिंग करना है, तो मैं आपसे रीडिंग करवाती हूँ। रीडिंग करने के बाद आपको साथ साथ उसमें से अहम जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करवाती जाती हूँ। जो मुश्किल अल्फाज होते हैं जिनके आपको समझ नहीं आ रही, उनको मैं मीनिंग्स बताऊँगी, और कुछ चीज़ें जो उसमें वजाहत तलब होंगे उनकी मैं वजाहत करती चली जाऊँगी। तो किताब से देख कर जो चीज़ पढ़ाई जाएगी या जो दर्स दिया जाएगा या जो तालीम दी जाएगी वो दरसी किताब का तरीका कहलाती है। उसे हम क्या कहेंगे? टेक्स्ट बुक मेथड। इस तरीके में उस्ताद किताब में से सबक को सबक को पहले खुद पढ़ता है, तलबा इस सबक को गौर से सुनते हैं, इसके बाद इस सबक को तलबा से पढ़वाया जाता है। उस्ताद तलबा की गलतियां नोट करके इसकी गलतियां दुरुस्त करते हैं और मुश्किल पैराई की तशरीह कर देते हैं। तलबा तदरीस के बाद उस्ताद से सवालात भी करते हैं जो बड़े जामिया होते थे, जिससे इनकी मुश्किलात दूर हो जाती थी। अगले दिन तलबा सबक का मुताला घर से करके आते थे, और आज भी अक्सर उस्ताद दरसी किताब के तरीके को इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, सबसे मौसर तरीका क्या है? दरसी किताब का तरीका। उसके बाद नंबर 3 पे है गहरे मुताले का तरीका। गहरे मुताले का तरीका मतलब डीप स्टडी मेथड। समझ आ गई कि आपको इसकी इंग्लिश की टर्म में भी समझ आएगी कि डीप स्टडी मेथड यानी गहरा मुताला, ऐसा मुताला जिसमें आप हर एक पॉइंट को बड़ी गहराई से बड़ी बारीकी के साथ क्लियर करें। ठीक है, बरसगीर में आला दर्जे के तालिब इल्मों पर गहरे मुताले का तरीका राइज था। मौजूदा दौर में भी तलबा को इस तरीके से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। सानवी आला दर्जे के तालिब इल्मों को गहरे मुताले का तरीका बहुत अहम और मौसर है। इसमें तलबा खुद सबक का मुताला करते हैं, यानी इसमें तलबा क्या करते हैं? खुद सबक का मुताला करते हैं और पढ़े जाने वाले सबक के बारे में गौर फिक्र करते हैं। ठीक है, कि इसमें तलबा क्या करते हैं? खुद सबक का मुताला करते हैं और पढ़े जाने वाले सबक को खूब गौर फिक्र से पढ़ते हैं, यानी कि उसको इतनी गहराई से पढ़ते हैं कि ताकि उन्हें हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। एक बार पढ़ने से काम ना चले तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बार पढ़ते हैं। यानी कि जब आपको एक दफ़ा वो अपनी बुक जो है कोई भी टॉपिक या मौजू जिसके बारे में आप सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पहली दफ़ा में आपको समझ नहीं आता तो आप उसको दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं, दूसरी दफ़ा में भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाती, कुछ नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हैं? उसको तीसरी दफ़ा भी पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और जो ने कहा गहरे मुताले के बाद तलबा की समझ में ना आए तो उनको उस्ताद से पूछ लिया जाता है। ये तरीका सिर्फ ज़हीन तलबा के लिए है, कम ज़हीन तलबा इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। जो ज़हीन और फ़तीन बच्चे होते हैं वो पहली, दूसरी और तीसरी दफ़ा पढ़ने के बाद जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती तो वो अपने उस्ताद से उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात आपको बताते चलूँ कि ये डीप स्टडी मेथड सिर्फ वही बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं जो बच्चे ज़हीन और फ़तीन हो, और वही इससे मुस्तफ़ीद और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो कम ज़हनहीन तलबा इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। नंबर 4 पे है बहस मुबासे का तरीका, डिस्कशन मेथड। ठीक है, इसमें हम बहस करते हैं, इतनी बहस करते हैं कि हमें हर चीज़ जो है उसके बारे में, उसके वीक और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में क्लियर हो सके, और उसके बाद हम सजेस्ट कर सकें कि हमें क्या अपनाना और क्या नहीं अपनाना। मुसलमानों के निज़ाम तालीम में हमेशा बहस मुबासे के तरीक़े को अहमियत दी जाती रही है। हमारे मुफ़क्किरीन तालीम में से अल्लामा इब्न खल्दून वगैरह ने भी बहस मुबासे के तरीके पर जोर दिया है। हमारे मुफ़क्किरीन तालीम में से किनका जिक्र यहाँ पे है? अल्लामा इब्न खल्दून का। ठीक है, उन्होंने भी बहस मुबासे के तरीके पर जोर दिया है। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के निज़ाम तालीम में बहस मुबासे का तदरीसी तरीका राइज था। इस तरीके में जमात के तमाम तलबा को एक मौजू दे दिया जाता था। ज़ेर तदरीस मौजू के मुतालिक मुअल्लिम मुतल्लम दोनों पूरी तरह तैयार होकर आते थे और फिर इस मौजू पर बहस करते थे। सवालात और जवाबात मुबाशरे की शक्ल इख्तियार कर लेता था। यूँ बहस मुबासे के ज़रिए तलबा को सबक के अहम निकात अच्छी तरह ज़हननशीन हो जाते थे। मुसलमानों के दौर में बहस मुबासे के तरीके में उलमा वक्त भी शिरकत करते थे। इससे इनके बहस मुबासे का मेयार और भी बुलंद हो जाता था। इस तरीके से फ़हम और इदराक में इजाफ़ा होता है और तालिब इल्म को मज़मून पे अबूर हासिल हो जाता है। इस तरीके से तालिब इल्म की अमल तदरीस में दिलचस्पी भी कायम रहती है।
ٹھیک ہے. جیسے دور حاضر میں اکثر بچیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی پرفارمنس لے کے بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں. ہم جیسے کہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ آیا کہ میں آپ لوگوں کو ایک موضوع دے دیتی ہوں کہ آپ کا نظام تعلیم زیادہ بہتر تھا یا اس وقت کا نظام تعلیم برصغیر پاک و ہند کا جو تھا نظام تدریس زیادہ بہتر تھا. تو دو گروپ ہو جائیں گے، ایک گروپ جو ہے اس کی فیور میں بولے گا، بی گروپ اس کے اگینسٹ پہ بولے گا، اور اینڈ میں ہم اس پہ کنکلوژن کریں گے. ہم اس میں اتنی حاصل بحث کرنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم جس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوں گے اس چیز کو ہم ڈیموکریسی میں لاتے ہوئے کہہ دیں گے کہ کون سا طریقہ میتھڈ ٹھیک ہے آج کے دور کا یا برصغیر پاک و ہند کے دور کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں منٹورین سسٹم. منٹورین سسٹم یہ طریقہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دور میں رائج تھا. ٹھیک ہے. اس طریقے میں اعلیٰ جماعتوں کے طلباء چھوٹی جماعت کے طالب علم کو پڑھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اس طریقے تدریس میں جو اعلیٰ جماعت کے طلباء تھے وہ چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے تھے، اور جماعت کے نظم و نسق کی ذمہ داری بھی ان اعلیٰ درجے کے طالب علموں پر عائد ہوتی تھی، اور وہ طلباء مانیٹر کہلاتے تھے. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ کلاس میں سب سے ذہین بچے کو ہم مانیٹر بنا دیتے ہیں کہ تاکہ اگر کبھی استاد ارد گرد نہ ہو تو وہ آرام سے وہ جو مانیٹر ہوتا ہے وہ کلاس کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور ان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے. اس تدریسی طریقے کا ایک اندازہ اور بھی تھا کہ جب معلم پڑھاتا تھا تو اس درجے کا ایک ذہین طالب علم بآواز بلند سبق دہراتا. یعنی کہ استاد پڑھا لینے کے بعد کسی بھی ذہین بچے کو جس کو اس نے کلاس کا مانیٹر بنایا ہوتا تھا اس کو کلاس میں بلند آواز سے وہ سبق دہرانے کی پیشکش کرتا تھا، اور وہ اس کو بآواز اس سبق کو دہراتا تھا. اس طرح سبق کی دہرائی بھی ہو جاتی تھی، اور 2 بار دہرانے سے طلباء کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جاتی تھی. مولانا شبلی نعمانی اس پہ یوں رقم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تھے تو شاگردوں میں سے جو سب سے لائق اور فطین بچہ ہوتا تھا وہ باقی طلباء کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے پڑھائے سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کرواتا تھا. جس طالب علم کو یہ منصب حاصل ہوتا تھا اسے معید کہتے ہیں. شارٹ کوشچن اکثر آ جاتا ہے معید کسے کہتے ہیں؟ تو معید اسے کہتے ہیں جو کلاس میں جو طلباء استاد کے پڑھائے سبق کو دوبارہ دہراتا تھا اور بچوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرواتا تھا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس طالب علم کو جو منصب حاصل ہوتا تھا اسے معید کہتے تھے. اس طریقے کے درجہ ذیل فوائد تھے. نمبر 1، اس طریقے سے معلم کو اپنے فرائض معلمی کی ادائیگی میں آسانی اور سہولت حاصل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2 پر جو طالب علم پڑھاتے تھے ان میں قابلیت اور انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھی، طلباء میں خود اعتمادی پیدا ہوتی تھی. اس طریقے سے طلباء کی اکتساب یعنی سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی تھی. اس طریقے سے معلم کا تدریسی بوجھ کم ہوتا تھا. یہ طریقہ ابتدائی جماعتوں کے طریقے کے لیے زیادہ سود مند ہوتا تھا. اس طریقے میں تمام طلباء عمل تدریس میں عملی طور پر شامل ہوتے تھے. اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جس کوشچن پر میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے عہد میں برصغیر میں جو مختلف طریقہ تدریس استعمال ہوتے ہیں ان پر نوٹ لکھیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ابتدائی تعلیم میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بچے کے لیے کیا رکھا ہوا تھا کہ ابتدائی تعلیم کب سے شروع ہوتی تھی؟ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا تھا تو اس وقت ابتدائی تعلیم اس کی ہوتی تھی، اور اس کی ابتدائی تعلیم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ، سورہ علق اور سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد باقی چیزیں کروائی جاتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کے لیے کون کون سے ٹیچنگ میتھڈ یا کون کون سے طریقہ تدریس استعمال کیے گئے. ان میں ہم لوگ دوبارہ سے اس کا ایک دفعہ ویو لے لیتے ہیں. نمبر 1 پہ تھا لیکچر میتھڈ، نمبر 2 پہ تھا ٹیکسٹ بک میتھڈ، نمبر 3 پہ تھا ڈیپ اسٹڈی میتھڈ، نمبر 4 پہ تھا ڈسکشن میتھڈ، اور نمبر 5 پہ تھا منٹورین سسٹم. ٹھیک ہے. آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی آج کے لیکچر کی. ٹھیک، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ کوشچن ہم دیکھیں گے. اور آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جیسے ہی ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ایک ٹیسٹ بھی لوں گی. میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے شارٹ کوشچنس بتا دوں گی. آپ لوگوں نے ان کے آنسرز لکھ کے مجھے واٹس ایپ گروپ میں
اپنے جو ہے نا وہ ٹیسٹ مجھے واٹس اپ کرنے ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ دیکھ لوں اور مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ کو اس چیپٹر پہ کتنا عبور حاصل ہو گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔